दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की सबसे मार्मिक कहानी, जिसे शहादत हसन मंटो ने लिखा है। कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह। यह कहानी 1955 में छपी थी और यह कहानी भारत विभाजन के बाद लाहौर के एक पागलखाने के मरीजों पर आधारित है। मंटो की यह सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं और शक्तिशाली रचनाओं में गिना जाता है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए थे, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पहुंचा दिए गए। उधर मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमीगोइयाँ होने लगीं। एक मुसलमान पागल तो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था। उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तोड़ों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायद आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल ए वकू कहाँ क्या है, उसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, उस मुकसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो वो कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले ही रहते हुए वे हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले
मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़ हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था, दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग बाग की एक खास रवीश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफअदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैनयूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मरतबा नहाया करता था, यक लख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए अगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर एक हिंदू लड़की उसे मोहब्बत हुई थी, गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मारकर नहीं खाना पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ऊपर दी गुड़ दी अनैक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल उफ दी लालटेन। देखता था रात को। पहरेदारों का ये कहना था 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए ही नहीं सोया, लेटा भी नहीं, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता ऊपर दी गुड़ दी अनेक्स दी बे ध्याना दी मंग दीवाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूँकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतल्लिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें हैं।
अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ हुई तो उनका आना बंद हो गया। उनका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतअन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीजों अकारीब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे आप पता चल जाता था। चुनाते वो दफ अदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी नहीं इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता, यूं सज के मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता, या कभी कभार ऊपर दी गुड़ गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी वाल ऑफ द लल्टैन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरे दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ ही बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग आएं जो हमसे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो उसे यकीन था कि वो बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हफ्स ए आदत कहा लहाया और कहा पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा, ऊपर दी गुड़ गुड़ दी अनेक्स दी बे ध्याना दी मंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालिशा एंड वाहे गुरु जी की फतह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब हुआ कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक कर कहा, हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन के होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरोड़ों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे की हैरत से कहा, कहाँ है?
वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर्फटे मुँह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर जाने आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं। मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। बाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद हुए उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे, बिलख रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गोगा अलग था और सर्दी इनके कड़ाके की थी। दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत से इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर यहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ समझा सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैस आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वो बाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मादा साथियों के साथ पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फ़ौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरे लोग ले जाने की कोशिश की गई, तो दरमियान में वह एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूँकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकीत और सामित बिशन सिंह के हलक से एक फलक सिफाक गाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा रहा। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। दोस्तों, यह मार्मिक कहानी आपको अंदर से झिझोड़ देगी। बंटवारे की हकीकत में क्या क्या खोया लाखों लोगों ने, उसकी एक छोटी सी यह वानगी है, जिसमें शहादत हसन मंटो अपनी कहानी में आपको दिल की गहराइयों तक ले जाते हैं और हृदय को तार तार कर देते हैं, और मानवता के सामने वह सच रख देते हैं जिसको सियासत अपना शिकार बना लेती है। हम आज भी उसी के शिकार हैं, कल भी उसी के शिकार थे, और ऐसे ही इस देश में या उस देश में टोबा टेक सिंह हैं, जिन्होंने अपने तरीक़ों से मानवता को ज़िंदा रखे हुए हैं। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। कहानी सुनने में कैसी लगी, क्या आपको लगा, सुनते हुए क्या महसूस किया आपने, क्या अच्छा लगा, क्या मज़ा आया, कहाँ खो गए आप? ज़रूर इन बातों को हमसे दर्ज कीजिएगा अपनी टिप्पणियों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इसे और इसको बेहतर कैसे कर सकें। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।